प्रभु राम का मंदिर अयोध्या में नहीं बनेगा तो कहाँ बनेगा? जी के मंदिर के सामने से एक थोड़ा साइड से ऐसे बगल से निकला था, जो बगल से निकला था उसमें मैं थी। इस तरीके के कार्य सेवक आ रहे थे, कार सेवक, उससे लग रहा था कि कहीं न कहीं आशंका थी कि इस बार कुछ होगा। कार सेवक करनी है, राम मंदिर तैयार होना ही चाहिए ना, सोच के आए मंदिर बनाना है करके। Do not regard it as a masjid. लाखों लोगों को कुर्बानी देनी पड़ती है तो लाखों लोग कुर्बानियां देंगे, मगर मंदिर उस मस्जिद का भी नाम कागजात में अंग्रेजों के ग्रंथों में है मस्जिद जन्म स्थान, उसका नाम भी मस्जिद जन्म स्थान। तो वो जब देश की आस्था है कि ये जन्म स्थान है, तो फिर हमको कहने का पूरा हक है कि जहां राम का जन्म हुआ था। जवान साहब, इस बात को रिकॉर्ड कर लेना कि मैं गोली नहीं चलाऊंगा, गोली नहीं चलाऊंगा, गोली नहीं चलाऊंगा। इट वॉज मिस्टर नरसिम्हा राव हु वाज द मास्टर ऑफ द सिचुएशन, और उनको अंदाज ही नहीं था कि क्या हो रहा है। मुसलमानों में ये एक फीलिंग सा हुआ कि भाई अब हम और हमारी सब चीजें सिक्योर नहीं। धुएं के उस गुबार में किसी का विध्वंस था तो किसी के न्याय की परिभाषा थी। उस रोज क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, आइए 28 साल बाद हम आपको उस दौर की पूरी कहानी सुनाते हैं। नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं आज तक। पीले रंग में रंगी हुई अयोध्या नगरी के प्रतीक्षा के पल पूरे हो रहे हैं, लेकिन इसके साथ ही आंदोलन की वो यादें भी हैं जो सबके मन में हैं। ये रास्ते, ये गलियां, ये मकान सब गवाह हैं उस दौर के, जब श्रद्धा के साथ साथ सियासत भी भरपूर की गई। पेट्रियोटिक वोट बैंक बना रहा है। हिंदू है, हिंदू। राजनीति के उन्माद ने 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में सिर्फ विवादित ढांचा ही नहीं ढहाया था, कांग्रेसी और गैर कांग्रेसी राजनीति के बीच की दीवार ढहा दी थी। उस मलबे की बुनियाद पर एक नई तरह की राजनीति का उदय हुआ था। छह दिसंबर 1992 एक ऐसी तारीख जिसने दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को देखने का समूची दुनिया का नजरिया ही बदल दिया। न कानून न प्रशासन, उस रोज पूरी अयोध्या कार सेवकों के जुनून के हवाले थी। देश भर से इकट्ठा हुए लगभग 2.5 लाख राम मंदिर समर्थक अयोध्या में घुसे तो जैसे इंसानों का रेला गलियों में सैलाब बनकर बह निकला। हर कदम तेजी से विवादित स्थल की ओर बढ़ रहा था। कई हाथों में धारदार हथियार थे, लेकिन उन्हें रोकने वाला कोई नहीं था। दोपहर होते होते विवादित स्थल पर अनियंत्रित भीड़ आक्रामक होती चली गई। राजनीति एक तरफ खड़ी अपने दांव चलती रही और राजनीति की बिसात पर बिछाए गए मोहरे अपनी चाल। और देखते ही देखते विवादित ढांचा मलबे में तब्दील हो गया और इसी के साथ देश की राजनीति धर्म के रंग में रंगती चली गई। यूं तो इस तारीख की कहानी को समझने के लिए हमें सदियों के पन्ने पलटने होंगे, लेकिन इसकी पृष्ठभूमि को समझने के लिए हम आपको इससे केवल 1 दशक पीछे लिए चलते हैं। 6 दिसंबर 1992 की पटकथा
अक्टूबर 1984 में उस समय ही लिखी जानी शुरू हो चुकी थी जब विश्व हिंदू परिषद ने अक्टूबर 1984 में अयोध्या में मंदिर के लिए राम जन्मभूमि मुक्ति यज्ञ समिति का गठन किया। उस साल 8 अक्टूबर को विश्व हिंदू परिषद ने अयोध्या में राम मंदिर के लिए लखनऊ तक की लगभग 150 किलोमीटर तक की यात्रा की। इस यात्रा में देश भर से आए हजारों साधु संतों ने हिस्सा लिया। अगले साल 2 दिसंबर को एक वकील ने जिला न्यायालय में विवादित स्थल के ताले खोलने की याचिका दायर कर दी। एक्चुअली में देयर वाज नो ऑर्डर और न कहीं कोई ऐसा था रिकॉर्ड जिससे ये हो कि साहब इस पे लॉक लगा दिया जाए। ये पता नहीं कैसे लग गया और लगा रह गया। तब मेरे दिमाग में आया कि इसको जो है ये मूव किया जा सकता है। फरवरी 1986 में फैजाबाद जिला न्यायालय ने 37 साल से लगे ताले खोलने का फैसला सुना दिया। इस सब के बीच भारतीय जनता पार्टी ने भी राम जन्मभूमि आंदोलन को अपना समर्थन दे दिया। उन्नीस के आम चुनाव से ठीक पहले राजीव गांधी सरकार ने 9 नवंबर को विवादित जगह पर शिलान्यास की इजाजत दे दी। विश्व हिंदू परिषद ने इसे अपनी बड़ी सफलता माना, लेकिन देश, खासकर उत्तर भारत, सांप्रदायिक हिंसा की लपटों में घिर चुका था। बीजेपी ने 1989 के आम चुनावों में राम मंदिर मुद्दे को प्रमुखता से उठाया और 85 सीटें जीती। इन्हीं 85 सीटों के साथ बीजेपी के समर्थन से वीपी सिंह की सरकार बनी थी। लाल कृष्ण आडवाणी मुद्दे को छोड़ना नहीं चाहते थे। उन्होंने सोमनाथ से अयोध्या तक की राम रथ यात्रा निकालने का ऐलान कर दिया। 25 अक्टूबर 1990 को गुजरात के सोमनाथ से शुरू हुई उनकी यात्रा को 30 अक्टूबर को अयोध्या पहुंचना था। वही दिन जिस दिन विश्व हिंदू परिषद ने अयोध्या में कार सेवा की घोषणा की थी। आडवाणी की यात्रा को जबरदस्त जन समर्थन मिल रहा था। गुजरात से महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, यहाँ तक कि दिल्ली, वो जहां भी जाते फूल मालाओं से उन्हें लाद दिया जाता। बिहार में प्रवेश के बाद धनबाद से रांची, रांची से रामगढ़, रामगढ़ से गया होता हुआ आडवाणी का रथ 21 अक्टूबर को पटना पहुंचा। 23 अक्टूबर की सुबह समस्तीपुर से शुरू होकर रथ यात्रा को उत्तर प्रदेश में देवरिया के रास्ते प्रवेश करना था, लेकिन समस्तीपुर में ही देर रात आडवाणी को गिरफ्तार कर लिया गया। कौन सा होता है हिंदू? क्या होता है हिंदू? हम भी हिंदू हैं। यह है जात और बिरादरी का देश है। यह है जात और बिरादरी का देश। We were anticipating it. They arrested us at about 3 o'clock at night, took us by helicopter to a distant place and kept us there. लखनऊ से अयोध्या तक कार सेवकों में गुस्सा था, साधु संत आक्रोश में थे और दिल्ली में सरकार गिराने का फैसला लेने में बीजेपी ने कोई देरी नहीं की। अगले ही दिन 24 अक्टूबर को बीजेपी ने समर्थन वापसी का ऐलान कर दिया और 30 अक्टूबर 1990 की निर्धारित तारीख की योजना जस की तस रही। सरयू नदी की इस बहती धार ने वक्त के प्रवाह को भी बदलते देखा है, पर 1990 में यहां कुछ ऐसा हुआ जिसने सियासत को भी बदला और आंदोलन का खाका भी यहीं से बदल गया। उस रोज शहर की तरफ से अयोध्या आने वाले सभी रास्ते बंद कर दिए गए थे, लेकिन फिर भी हजारों लाखों की संख्या में कार सेवक न सिर्फ शहर में प्रवेश कर चुके थे, बल्कि धीरे धीरे विवादित स्थल की ओर बढ़ने भी लगे थे। पुलिस ने भीड़ को काबू में करने के लिए लाठी, डंडों और आंसू गैस के गोलों का प्रयोग करना शुरू किया। भगदड़ मच गई। कार सेवक इस भगदड़ में जख्मी हो रहे थे। पूरी अयोध्या में बेचैनी का माहौल था। अयोध्या में कार सेवकों को रोकने के लिए तैनात प्रशासनिक अमला हैरान था कि इतनी बड़ी संख्या में कार सेवक आखिर अयोध्या पहुंचे तो पहुंचे कैसे। न सिर्फ कार सेवक बल्कि बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद और भारतीय जनता पार्टी के नेता भी अयोध्या पहुंच चुके थे।
उत्तर प्रदेश की सीमा से लेकर राम जन्मभूमि तक कितने बैरियर लगाए उन्होंने। फैजाबाद जिले को छावनी में बदल दिया। मुलायम सिंह जी ने कहा था परिंदा पर नहीं मार सकता, उन्होंने इसकी घोषणा करके रखी थी। हम लोगों ने कहा था हर हालत में हम लोग पहुंचेंगे, और हम लोग पहुंचे। हमारा आंदोलन सफल हुआ क्योंकि उनका जो वचन था उसको हम लोगों ने तोड़ा। पुलिस के सामने जो सबसे बड़ी मुश्किल आ रही थी वो ये कि स्थानीय लोग भी कार सेवकों की मदद कर रहे थे। कई लोगों ने कार सेवकों के लिए अपने घरों के दरवाजे खोल दिए थे और उन्हें खाना दे रहे थे। कई लोगों ने छतों से पुलिस के ऊपर ईंटें पत्थर बरसाने शुरू कर दिए। पुलिस बौखला उठी। अफरा तफरी के इसी माहौल के बीच अचानक एक साधु ने उस बस को हाईजैक कर लिया जिसमें गिरफ्तार किए गए कार सेवक भरे हुए थे। साधु ने उस बस को लेकर तेजी से पुलिस के बैरियर को तोड़ते हुए विवादित स्थल की ओर दौड़ा दिया। ये मंजर देखकर पुलिस के हाथ पांव फूल गए। जिन्होंने वहां पर खड़ी एक बस को स्वयं स्टार्ट कर दिया और जो बैरियर लगा था वह तोड़ते हुए वो बस निकल गई और कार सेवक उनके पीछे पीछे से उस स्थान पर पहुंच गए। पूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव की किताब अयोध्या के अनुसार जैसे ही 2 से 3 हजार की संख्या में कार सेवक विवादित स्थल के करीब पहुंचे, पुलिस के कुछ जवानों ने उन पर गोली चला दी। इस गोलीबारी में 5 लोग मारे गए। राष्ट्रों के इतिहास में ऐसे अवसर आते हैं जब जनाकांक्षाएं प्रशासन से आगे चली जाती हैं, और ऐसे भी अवसर आते हैं जब हुकूमतों को बहुत कड़े कदम उठाने पर मजबूर होना पड़ता है। वह दिन इसी तरीके का था। इस घटना को प्रशासनिक अत्याचार के तौर पर देखा गया। अयोध्या में स्थिति लगातार विस्फोटक होती जा रही थी। इसी बीच 2 नवंबर की मुनादी कर दी गई। हम ये साबित करें कि धर्म जीतता है, हम ये साबित करें कि सत्य जीतता है और हम राम राज्य की स्थापना करें। साध्वी उमा भारती सिर मुंडवाकर अयोध्या पहुंच गईं। नए घाट पर मोर्चा संभाल लिया। गुजरात के सांसद हरेन पाठक वहां पहुंच गए। दिगंबर अखाड़े के विनय कटियार वहां मौजूद थे। पुलिस ने उमा भारती को गिरफ्तार करने की कोशिश की, पर वो सड़क पर लेट गई। प्रशासन की कड़ी कार्रवाई के बाद भी लाखों कार सेवक अयोध्या के इर्द गिर्द ही जमा थे और धीरे धीरे प्रशासन को चकमा देकर लगातार विवादित स्थल पहुंचने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन पुलिस के चाक चौबंद बंदोबस्त के चलते सुरक्षा घेरा तोड़ पाना आसान नहीं था। आखिरकार कार सेवकों ने एक खास रणनीति बनाई जिसके तहत उनके अलग अलग जत्थों में सबसे आगे महिलाएं और बुजुर्ग होते थे। उन्होंने बुजुर्ग महिलाओं और पुरुषों को आंदोलनकारियों ने आगे कर दिया, और वो करते क्या थे कि वो जब बुजुर्ग लोग जो अर्धसैनिक बलों के जवान तैनात थे उनके पैर छूने लगते थे। जब वो पैर पकड़ते थे तो एक स्वाभाविक भारतीय संस्कार है, किसी बड़े से पैर नहीं छुआए जाते, तो पीछे हटते थे। जो ही वो जवान पीछे हटते थे तो उतना रास्ता उनका ऑटोमेटिकली कवर हो जाता था। न लाठी डंडे काम आ रहे थे, न आंसू गैस के गोले। 30 अक्टूबर की घटना से मुलायम सिंह यादव पहले से ही बौखलाए हुए थे, और जब उन तक ये खबर पहुंची कि कार सेवकों की भीड़ एक बार फिर नियंत्रण से बाहर हो रही है, तब मुलायम सरकार ने एक कड़ा फैसला लिया। स्थानीय लोग कार सेवकों का अभी भी खुलकर साथ दे रहे थे। कार सेवकों का जोश बढ़ रहा था। जब एक बार फिर लगने लगा कि 30 अक्टूबर की घटना दोहराई जा सकती है, तो पुलिस प्रशासन ने अपनी बंदूकों के मुंह कार सेवकों की तरफ कर दिए। हनुमानगढ़ी से लेकर दिगंबर अखाड़े तक जाने वाली गलियां खून से रंग गई। भगदड़ मच गई। जिसको जहां जगह मिली वो वहीं छुप गया। पुलिस ने लोगों को ढूंढ ढूंढ कर गिरफ्तार करना शुरू कर दिया। कहा जाने लगा कि 15,000 लोगों को मुलायम सिंह ने मरवा दिया, लेकिन सरकारी आंकड़ों के अनुसार
15 या 16 लोग इस फायरिंग में मारे गए। ऐसा नहीं कि जानबूझ के किसी को गोली मारी गई, लेकिन गोली लगी और उससे लोग मरे भी, घायल भी तमाम लोग हुए। ये 30 अक्टूबर को होने के बाद लोगों के अंदर गुस्सा बहुत ज्यादा, जो स्थानीय थे उनके अंदर भरा। उसके बाद क्या? उसके बाद लोगों में बहुत आक्रोश हुआ। लोगों को लगा कि जानबूझ के उनको टारगेट किया गया है, और वो तो राम मंदिर की लड़ाई लड़ने आए थे, वो तो आस्था से सरोकार थे। उनको लग रहा था कि हम आस्था के लिए है, राम के लिए है, और ये लोग जो गोली चला रही है राम विरोधी हैं। एक मैसेज ये कन्वे हो गया। देश भर में 2 नवंबर को हुई घटना के विरोध में प्रदर्शन किए गए। देश ही नहीं, दुनिया भर में इस घटना को लेकर प्रतिक्रियाएं सामने आई। किसी ने इस घटना को लोकतंत्र के लिए काला दिन कहा, किसी ने राजनीति की निरंकुशता। विश्व हिंदू परिषद से जुड़े नेताओं ने मुलायम सिंह को मौलाना मुलायम सिंह कहना शुरू कर दिया। ये जरूर है, क्योंकि एक तो सही है कि भाई कुछ सिक्योरिटी तो कुछ करनी थी, लेकिन ये कि मुलायम सिंह की नजर मुस्लिम इलेक्टोरेट पे थी, ये सही है। मंदिर का ये मॉडल न जाने कितने सालों से यहाँ पर रखा गया, क्योंकि सब उस दिन की प्रतीक्षा कर रहे थे जब आखिरकार अदालत का निर्णय आएगा और यहाँ पर निर्माण का काम शुरू होगा। हालांकि जब तक ये फैसला आया और उसके बाद निर्माण का काम शुरू होना है, तब तक ये भी निर्णय लिया गया कि सिर्फ 2 नहीं बल्कि 3 इसकी मंजिल हुआ करेंगे, और बहुत सारी और चीजों में परिवर्तन यहाँ पर आया है। लेकिन उससे न तो जो मूल योजना थी उसमें कोई परिवर्तन आया है और न ही लोगों के उत्साह। लेकिन इस सब के बीच हम आपको इस आंदोलन के, यानी मंदिर आंदोलन की कुछ अनदेखी तस्वीरें और अनदेखे किस्से सुना रहे हैं। चुनावी अनुभव के साथ जो बीजेपी अयोध्या को लेकर राजनीतिक तौर पर 2 धाराओं में बंटी थी, वो एक होने लगी। वाजपेयी हो या आडवाणी, दोनों के रास्ते अयोध्या जाने को तैयार हो गए। 24 अक्टूबर को ही आडवाणी की गिरफ्तारी से नाराज बीजेपी ने वीपी सिंह सरकार से समर्थन खींच लिया था। 7 नवंबर को उनकी सरकार गिर गई। चंद्रशेखर देश के नए प्रधानमंत्री बने। प्रधानमंत्री चंद्रशेखर ने अयोध्या विवाद को सुलझाने के लिए विश्व हिंदू परिषद और बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के नेताओं को एक साथ एक मेज पर लाने का फैसला किया। जब ये चंद्रशेखर की सरकार आई तो इन्होंने कोशिश की और इन्होंने मुलायम सिंह साहब के जरिए से हम लोगों से कहलवाया कि भाई आप लोग बातचीत के लिए तैयार हो जाए। तो हम लोग बातचीत के तैयार हो गए और हम लोग वहाँ महाराष्ट्र सदन में जो शरद पवार भी थे और भैरव सिंह शेखावत भी थे, और वहाँ पर ये जो इस वक्त मिनिस्टर है गवर्नमेंट में सहाय साहब, ये सुबोध कांत सहाय, इनको उन्होंने बनाया था उसका कन्वीनर, और ये 3 चीफ मिनिस्टर थे। तो वो बातचीत शुरू हुई। 1 दिसंबर 1990 को एक मीटिंग रखी गई, जिसमें विश्व हिंदू परिषद की ओर से बातचीत के लिए विष्णु हरि डालमिया, श्रीश चंद्र दीक्षित, आचार्य गिरिराज किशोर, मोरोपंत पिंगले, कौशल किशोर, भानु प्रताप शुक्ल, बद्री प्रसाद तोशनीवाल, सूर्य कृष्ण, अशोक सिंघल और ओंकार भावे, और बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी की तरफ से जफर याब जिलानी, सुल्तान सलाहुद्दीन ओवैसी, जफर अली सिद्दीकी, मुश्ताक अहमद सिद्दीकी शामिल थे। ये इतिहास में पहली बार था जब दोनों पक्ष आमने सामने बैठने को राजी हुए थे। जो बातचीत शुरू हुई थी पहली मर्तबा, तो विश्व हिंदू परिषद से ही शुरू हुई थी। विश्व हिंदू परिषद से ही इसमें अशोक सिंघल और उनके जितने और जिम्मेदार थे, गिरिराज किशोर वगैरह सब शामिल थे, और उन्हीं से हम लोगों ने एक बात कही थी। तो उन्होंने ये बात कहा कि लिखा पढ़ी में हमको कुछ शरार बना के दिया, हमने उनको कुछ शरार बना के दिया, मगर उन लोगों की नीयत पहले दिन से भी बातचीत से मसला हल करने की नहीं थी, बल्कि वो चाहते थे कि हम सरेंडर कर दें, जो पॉसिबल नहीं था हमारे लिए। इस बातचीत के बाद यह फैसला लिया गया कि दोनों पक्ष 22 दिसंबर 1990 तक अपने अपने दावों के सबूत गृह राज्य मंत्री को सौंप देंगे, जिसके बाद 10 जनवरी 1991 को दोनों पक्षों की मीटिंग एक बार फिर होगी। उन लोगों ने इस पर इसरार किया कि हमें तो ये जगह चाहिए। हम लोगों का कहना था भाई आप साबित कर दीजिए कि ये रामचंद्र जी की या तो बर्थ प्लेस है या कोई मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई है, तो हम अपनी क्लेम के बारे में वापस कर सकते हैं, लेकिन ये कि हम उसको छोड़ नहीं सकते मस्जिद को। मगर उनका इसरार यही था कि नहीं। पहली बार उम्मीद की रोशनी दिखाई दी थी।
पहली बार देश को लगा था कि अयोध्या पर दोनों पक्षों में भरोसा जग रहा है। पहली बार अदालत से इतर आपसी समझबूझ का रास्ता बन रहा था। बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी और विश्व हिंदू परिषद ने अपने अपने साक्ष्य एक दूसरे के साथ साझा किए। इनके आधार पर एक औपचारिक दस्तावेज तैयार हुआ। अब दोनों पक्षों को साक्ष्यों को लेकर अपने अपने जवाब 6 जनवरी तक एक दूसरे के साथ साझा करने थे। इस दिन विश्व हिंदू परिषद की तरफ से प्रत्युत्तर के तौर पर एक चिट्ठी लिखी गई, जिसमें बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के दावों को निरस्त कर दिया गया, जबकि बाबरी मस्जिद कमेटी ने प्रत्युत्तर के रूप में कुछ और साक्ष्यों की फोटोकॉपी दी। 10 जनवरी को गुजरात भवन में एक बार फिर दोनों पक्ष एक साथ बैठे। इस बार इस मीटिंग में इतिहासकार और आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट की तरफ से भी विशेषज्ञ शामिल थे। विश्व हिंदू परिषद ने अपने दावों की सच्चाई के लिए 1975 से 1990 तक की खुदाई में मिले मंदिर के अवशेष, वास्तु और शिल्प के अलावा अंग्रेजों के जमाने के गैजेटियर, आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट्स के विशेषज्ञों की रिपोर्ट्स को पेश किया। तो बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी की तरफ से भी कई डॉक्यूमेंट्स पेश किए गए, जिसमें यह सवाल उठाया गया कि अगर राम मंदिर तोड़कर बाबरी मस्जिद बनवाई गई तो इसका जिक्र तुलसीदास की रामचरितमानस में मिलना चाहिए, जो कि बाबरी मस्जिद बनने के लगभग 50 साल बाद लिखी गई थी। ये भी कहा गया कि अगर ये हिंदू मंदिर के अवशेष हैं, तो इसमें शंख, कमल और गदा जैसी आकृतियां भी मिलनी चाहिए। फिर तो बेनतीजा बैठकों का दौर चलता रहा। चंद्रशेखर के अनुसार दोनों ही पक्ष सिद्धांत में ये मान गए थे कि सुप्रीम कोर्ट जो फैसला देगा वही मानेंगे। सुप्रीम कोर्ट 3 महीनों में फैसला देने को तैयार था। दोनों धर्म के नेताओं का सहयोग निश्चित था। चारों तरफ ये चर्चा चल रही थी कि अब निर्णय हो जाएगा, लेकिन सियासत का पहिया थमा नहीं था। कांग्रेस के रुख से केंद्र सरकार फिर डगमगाई। चंद्रशेखर ने इस्तीफा दिया। उनके कार्यवाहक प्रधानमंत्री रहते हुए आम चुनावों की तैयारियां शुरू हो गईं। इस बीच यूपी में मुलायम की सरकार भी गिर गई। वहां भी चुनाव की रणभेरी बज गई। तो चुनाव प्रचार के दौरान ही श्री पेरुम्बुदूर में राजीव गांधी की हत्या हो गई। पूरा देश सन्न रह गया। सहानुभूति की लहर में कांग्रेस को 244 सीटें मिली। सत्ता में आने का ख्वाब देख रही बीजेपी की सीटें 86 से बढ़कर 119 तक ही पहुंच पाईं। लेफ्ट के समर्थन से कांग्रेस ने सरकार बनाई और पीवी नरसिंह राव प्रधानमंत्री बने। लेकिन यूपी के चुनाव परिणाम ने अयोध्या की लौ को और तेज कर दिया, क्योंकि 12 सीटों वाली भारतीय जनता पार्टी के 221 विधायक जीतकर विधानसभा पहुंचे और 24 जून 1991 को कल्याण सिंह ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की कुर्सी संभाल ली। मुख्यमंत्री बनते ही कल्याण सिंह ने विवादित स्थल के बराबर में 2.77 एकड़ जमीन भूमि अधिग्रहण अधिनियम के तहत ले ली, जिसमें से 2 एकड़ जमीन विश्व हिंदू परिषद से खरीदी या उपहार में प्राप्त थी। इसके चलते 80% जमीन पर कोई विवाद नहीं था। इस अविवादित जमीन पर कल्याण सिंह सरकार के मंदिर निर्माण के फैसलों को बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी ने हाईकोर्ट में चुनौती दे दी। हाईकोर्ट ने अपने फैसले में सरकार को जमीन का हक दे दिया, लेकिन स्थायी निर्माण न करने का निर्देश भी दिया। नरसिम्हा राव जी ने राम जन्मभूमि के चारों ओर 70 एकड़ जमीन अधिग्रहित की है। उस 70 एकड़ में 42 एकड़ जमीन हमारी है। वो हमको लीज पर मिली और वो लीज रद्द नहीं हुई। हमने उसका कोई क्लेम भी नहीं लिया। हम एक शिला वहां जाकर रखेंगे। विवादित स्थान से वो बहुत दूर है और वहां उसका पूजन करेंगे। पर प्रक्रिया तो शुरू हो चुकी थी। 9 जुलाई 1992 को हजारों कार सेवक अयोध्या में जुटे और समतल किए जा चुके स्थान पर सर्वदेव अनुष्ठान किया। एक बार फिर कार सेवा का आह्वान किया। इस आह्वान के चलते तत्कालीन केंद्रीय गृह मंत्री यशवंत राव चौहान अयोध्या पहुंचे और कार सेवा रोकने की प्रार्थना की।
22 जुलाई तक अयोध्या में लाखों कार सेवक एक बार फिर इकट्ठा हो चुके थे। प्रधानमंत्री पीवी नरसिंह राव ने 3 महीने में विवाद का हल निकाल लिए जाने का आश्वासन दिया, जिसे मानते हुए कार सेवा आखिरकार रोक दी गई। पर 3 महीने बीतने के बाद भी विवाद का कोई हल नहीं निकला। 30 अक्टूबर 1992 को दिल्ली में 5वीं धर्म संसद को बुला लिया गया। साधु संत सियासी बोली बोल रहे थे। बाबरी मस्जिद की जगह राम मंदिर बनाने का खुला आह्वान किया जा रहा था। 6 दिसंबर 1992 से एक बार फिर कार सेवा शुरू करने की घोषणा कर दी गई। श्री राम जन्मभूमि न्यास मंदिर निर्माण कार्यशाला में इस समय हम हैं। कई बार आपको इससे पहले भी हम लेकर आए हैं, लेकिन हमेशा यहाँ पर जो लोग थे, जो कारीगर थे, वो कारीगरी में, तराशी में पत्थरों की लगातार लगे रहते थे। पत्थरों की कटाई भी यहाँ पर होती थी। उसके बाद जो स्तंभ हैं ये मंदिर के लिए, उनका निर्माण होता था। पहली बार ऐसा हुआ कि भूमि पूजन से पहले, या यूं कहें कि जैसे ही निर्णय आया उसके बाद से यहाँ पर धीरे धीरे काम बंद होता गया और अब पूरी तरीके से प्रयोग इन सब पत्थरों का होगा, इन सब स्तंभों का किया जाएगा निर्माण में। लेकिन अब कहाँ लगेंगे, कैसे लगेंगे, क्योंकि जो नक्शा है, जो मॉडल है मंदिर का, वो पूरी तरीके से अब बदल चुका है, ऊंचाई बढ़ाई जा चुकी है। इतने सालों में बहुत कुछ बदला है, लेकिन जो नहीं बदला, जो यथार्थ रहेगा हमेशा, जो हकीकत रहेगी हमेशा, यानी उस समय का इतिहास। चूंकि इतिहास कोई बदल नहीं सकता, हम इतिहास की कुछ और तस्वीरें आपको दिखाते हैं। मैं समझता हूँ ऐसे संत भी यहाँ हैं जो आज से भी 4 कदम आगे चलने की क्षमता रखते हैं, आगे चढ़ेंगे, मंदिर निर्माण का काम करेंगे और इस आशा विश्वास के साथ कि 6 तारीख को चाहे जितना कोई भ्रम फैलाए, समाचार पत्रों के अंदर कुछ भी निकले, चाहे जो कुछ हो, लेकिन 6 तारीख को कार सेवा उसी स्थान से प्रारंभ होगी जिस स्थान से कार सेवा पिछले दिनों रोकी गई थी। 3 तारीख को पता चल गया था कि ये लोग करने वाले हैं, और मेरे अंदाज से मुझे क्या बहुत सारे रिपोर्टर्स को पता था, खास करके जो लोकल रिपोर्टर्स थे या फिर जो प्रिंट के काफ़ी सारे रिपोर्टर्स जो लखनऊ में मौजूद थे। लेकिन सबको ये लग रहा था कि पता नहीं, क्योंकि पुलिस की संख्या इतनी ज़्यादा थी। रैपिड एक्शन फोर्स ने 5 तारीख की शाम को भी फ्लैग मार्च किया था, और जिस तरीके से उन्होंने फ्लैग मार्च किया था, उनका था कि कम से कम 2 लाख लोग अगर हों तो हम उसको 1 घंटे में खाली कर देंगे। पीवी नरसिंह राव ने सर्वोच्च न्यायालय से गुहार लगाई कि वो हाईकोर्ट को सलाह दे कि फैसला जल्दी लिया जाए, लेकिन हाईकोर्ट ने साफ कहा कि फैसला 11 दिसंबर से पहले आना संभव ही नहीं। मंदिर समर्थकों को लगा कि अभी नहीं तो कभी नहीं, वो अयोध्या पहुंचने लगे। आज इमारतों पे लगी धर्म ध्वजाएं आपको दिख रही हैं, जय श्री राम का उद्घोष भी आपको यहाँ सुनाई दे रहा है। लेकिन हम उस दिन की बात कर रहे हैं जब ये मार्ग जो पूरा था वो खचाखच भरा हुआ था। जो कार सेवक थे वो आगे की ओर बढ़ रहे थे। सबका निशाना केवल एक था, वो तारीख थी 6 दिसंबर 1992। 500 साल पहले जब वो मंदिर था तब भी उसको कहते थे मंदिर जन्मस्थान, तब भी कहते थे। और फिर उसके बाद जब मस्जिद वहां पर बाबर ने बनाई, उस मस्जिद का भी नाम कागजात में, अंग्रेजों के ग्रंथों में है मस्जिद जन्मस्थान, उसका नाम भी मस्जिद जन्मस्थान। तो वो जब देश की आस्था है कि ये जन्मस्थान है, तो फिर हमको कहने का पूरा हक है कि जहां राम का जन्म हुआ था। अयोध्या में लगभग 2 लाख कार सेवक जमा हो चुके थे। बीजेपी ने भी विश्व हिंदू परिषद की कार सेवा में शामिल होने का फैसला लिया। लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी और प्रमोद महाजन अयोध्या पहुंच गए। इसके अलावा विनय कटियार, उमा भारती के साथ साध्वी ऋतंभरा भी अयोध्या पहुंचे। यहाँ तक कि अब तक अयोध्या आंदोलन से लगभग दूर रहे अटल बिहारी वाजपेयी भी अयोध्या पहुंचे और राम मंदिर को लेकर अपनी बात अपने अंदाज के मुताबिक खास ढंग से ही कही। मैं नहीं जानता कल बात क्या होगा। मेरी अयोध्या जाने की इच्छा थी, मगर मुझे कहा गया तुम दिल्ली जाओ और मैं आदेश का पालन करूंगा। वहां नुकीले पत्थर निकले, उन पर तो कोई नहीं बैठ सकता, तो जमीन को समतल करना पड़ेगा, बैठने लायक करना पड़ेगा।
दिसंबर तक अयोध्या में सियासत के साथ धर्म का रंगमंच सज चुका था। वो रात बड़ी बेचैनी की रात थी, अयोध्या के लोगों के लिए भी और अयोध्या में जमा हुए लोगों के लिए भी। कल क्या होगा, इस सवाल को दिल में बसाए सबकी आंखों को इंतजार था सुबह का। 6 दिसंबर 1992 की सुबह था। सुबह की पहली किरण से पहले ही कार सेवकों का हुजूम विवादित स्थल के आसपास जमा होना शुरू हो गया। विवादित स्थल की सुरक्षा के लिए तैनात जवानों की संख्या कम पड़ने लगी। कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि लॉ एंड ऑर्डर स्टेट सब्जेक्ट है। राज्य सरकार की जिम्मेदारी थी कि वहां पर कानून और व्यवस्था को बनाए रखे। उसमें केंद्र सरकार सहायता राज्यों की करती है और की भी। यहां से बहुत सारी कंपनी सीआरपीएफ की भेजी भी गई, लेकिन सीआरपीएफ की कंपनियां केंद्र पहुंचा सकता है, उनका डिप्लॉयमेंट राज्य सरकार ही करती है, उसी के अधिकार क्षेत्र में होता है। उस दिन बियॉन्ड कंट्रोल था, न अर्धसैनिक बल उसे कंट्रोल कर पा रहे थे। आज कोई भले ही पीठ ठोके, लेकिन मुझे नहीं लगता वहां कोई भी आदमी उसका बहुत स्ट्रांगली नेतृत्व कर रहा था। मुख्यमंत्री के रूप में उस आंदोलन के साथ मैं नहीं जुड़ा। आंदोलन चल रहा था तब भी, और आंदोलन चलाने वाले आंदोलन चला रहे थे, और उस आंदोलन के प्रति मेरी भी पूरी सहानुभूति थी। He was a BJP chief minister, and then he was hands in glove with the VHP, and he was really working out, the scenario as they have been developed by the Sangh Parivar at the very highest level. सुबह के 10 बजते बजते कार सेवकों और प्रशासन के बीच धक्का मुक्की होने लगी। माहौल में उग्रता बढ़ने लगी। बीच बीच में अशोक सिंघल लोगों को समझाते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन भीड़ पर जुनून सवार था। केंद्र सरकार ने विवादित स्थल की सुरक्षा के लिए सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स को अयोध्या में तैनात कर दिया था। तत्कालीन गृह मंत्री लगातार उनके अधिकारियों के संपर्क में थे। 11 बजते बजते लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, अशोक सिंघल, शेषाद्री, के सुदर्शन, विनय कटियार, उमा भारती और महंत अवैद्यनाथ के साथ कई नेता विवादित स्थल के पास पहुंच गए। लालकृष्ण आडवाणी ने अपनी किताब मेरा देश मेरा जीवन में लिखा कि उन्होंने और दूसरे नेताओं ने कार सेवकों को रोकने की बहुत कोशिश की, लाउडस्पीकर का सहारा भी लिया, लेकिन कार सेवक कुछ सुनने और समझने को तैयार ही नहीं थे। 11:15 बजते बजते सभी नेताओं को वहां से जाना पड़ा। प्रधानमंत्री नरसिंह राव की मुख्यमंत्री कल्याण सिंह से कानून व्यवस्था को लेकर लगातार फोन पर बातचीत चल रही थी, लेकिन इस सब के बीच भीड़ तंत्र हावी हो चुका था। 12 बजने तक ढांचे के तीनों गुंबद तक कार सेवक पहुंच चुके थे। व्यवस्था लाचार रही, कानून बेबस रहा, पूरा विवादित स्थल कार सेवकों के हवाले था। दोपहर के 3 बजते बजते गृह सचिव को जानकारी दी गई कि अयोध्या में सांप्रदायिक माहौल बिगड़ने लगा है। धूल, गुबार, शोर शराबा, उन्माद। शाम के 5 बजने से पहले ही तीनों गुंबद जमींदोज थे। विवादित ढांचा पूरी तरह ध्वस्त हो चुका था। इस आंदोलन के दौरान कई लोग रहे जिन्होंने निर्णय की प्रतीक्षा में ही अपने प्राण भी गंवा दिए। कई लोग ऐसे हैं जो आंदोलन का हिस्सा भी रहे और आज जब भूमि पूजन होगा तो उसके गवाह भी बनेंगे। लेकिन इस सब के बीच यह अयोध्या नगरी है जो उस पल की प्रतीक्षा में सदियों सदियों से खड़ी रही। अभी के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।